हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी क्लास में दोस्तों। और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी नोटिफिकेशन दोस्तों। तो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। यानी बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा एग्जाम जिसके लिए आप लोग वेट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हर बच्चा आरबीआई ग्रेड बी बनना चाहता है दोस्तों। लेकिन आपके मन में एक डर होता है, एक वहम होता है कि क्या ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये टफेस्ट एग्ज़ाम है। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें गाइस, और अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो ये इतना फैमिलियर हमारे लिए नहीं है दोस्तों। लेकिन बस मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये एक वहम है, इसे अपने आप मन से आप निकाल दें बेटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी मानता हूँ मैं कि ये बैंकिंग सेक्टर का पूरा एग्जाम है दोस्तों। लेकिन आपकी तैयारी ठीक चल रही है गाइस। देखिए फेज 1 में गाइस क्वांट आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आता है, जी आता है, जो आप पढ़ते हो बेटा, ठीक है, फॉर द बैंक एग्जामिनेशन। तो एसबीआई पीओ लेवल का मेंस लेवल का तो क्वेश्चन बनता है आपका फेज 1 में आपका एसबीआई पीओ मेंस लेवल क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके, ठीक है, वो आप कर ले जाओगे, मुझे पता है दोस्तों। लेकिन फेज 1 में जनरल अवेयरनेस गाइस, ये सबसे बड़ा सेक्शन बन के उभरता है। मतलब 80 मार्क्स यार, 80 मार्क्स दोस्तों। तो अगर आपने जनरल अवेयरनेस में गाइस अच्छे से मेहनत की है तो फेज 1 निकालने की संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाएंगी बेटा। क्योंकि क्वांट की, रीजनिंग की बेटा कट ऑफ उतनी नहीं जाती है, और इंग्लिश की भी बहुत कम जाती है कट ऑफ गाइस। तो अगर आपने फेज 1 में अगर आपने जनरल अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए तो आप सिलेक्शन के पास चले जाते हैं दोस्तों। फेज 2 का सिलेबस क्या है बेटा, मैं पूरा बताऊंगा आपको। लेकिन मैं इतना बोल दूं आपसे दोस्तों, अगर आपने मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स किया है तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा कि 50% सिलेबस आपका पूरा है। आपको 50% और कुछ पढ़ना है, जो मैं बताऊंगा दोस्तों। एक बात और दोस्तों, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं बेटा, तो पहले तो आपकी सैलरी मोर देन 1 लाख रुपीज बड़ा होती है, मोर देन 1 लाख दोस्तों। और अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं बेटा तो आप प्रमोशन लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर तक जा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप डिप्टी गवर्नर बनते हैं बेटा तो क्या पता कि आप गवर्नर बन जाए देश के, हो सकता है ऐसा, है दोस्तों। तो ये एग्जाम इसलिए इतना जरूरी है बेटा। तो आइए इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, कंप्लीट डिटेल की बात दोस्तों हम करने वाले हैं आपसे। तो बनेगा इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दिया दोस्तों। दोस्तों चलिए, तो गाइस यहां पर हम बात करने वाले हैं आपसे क्या, देखिए सबसे पहले आपको टेबुलर फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन देंगे बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी पोस्ट है, आरबीआई ग्रेड बी दोस्तों। टोटल वैकेंसीज 291 यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन आपके मतलब की टोटल वैकेंसी 222। हाँ मुझे पता है वैकेंसी थोड़ी कम है बेटा, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम होता है ये आपका नेशनल लेवल पे होता है बेटा, ठीक, यानी पूरे भारत के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं दोस्तों। और आपकी ज्वाइनिंग पूरे देश में कहीं पर भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो कंपटीशन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेकिन हिम्मत मर्दा मत दे खुदा, कहा बोला गया है ना, हिम्मत रखिए दोस्तों, भगवान खुद आपकी हेल्प जरूर करेगा दोस्तों। तो मतलब कहने का मतलब, इस एग्जाम को देने का मतलब ये होना चाहिए कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि चलो देखते हैं यार कैसा एग्जाम है हमारा। ये जो हमारा एक एटीट्यूड होता है उसे हमें हटाना है बेटा दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट दोस्तों आज से 9 मई। तो 9 मई से गाइस आप फॉर्म भर सकते हैं, एंड लास्ट डेट 9 जून दोस्तों 2023, यानी लास्ट डेट 9 जून है गाइस। तो कहने का मतलब ये बेटा लो कि आपको 9 जून को फॉर्म नहीं भरना है, आपको फॉर्म भरना है आराम से दोस्तों। मतलब गाइस देखिए, ये आपको कोई बताएगा नहीं बेटा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात दोस्तों, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया था बेटा, तो उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी में हो गया था फाइनल दोस्तों। लेकिन जब दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुलिस वेरिफिकेशन कराती है बेटा, तगड़े से कराती है, क्योंकि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैठने वाले हैं गाइस, समझे। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में डालेंगे वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए बेटा। देखो जो मेरा विद्यार्थी था बेटा, वो सैमसंग में काम कर रहा था जोहानसबर्ग में, जी हाँ, तो सैमसंग में था बेटा जोहानसबर्ग में, और उसने अपनी जॉब छोड़ी थी अपने फादर के बीमारी की वजह से गाइस, वो इंडिया आ गया था दोस्तों। लेकिन उसने अपने फॉर्म में कहीं पर भी एक्सपीरियंस शो नहीं किया था दोस्तों। जब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ बेटा उसका, तो उसके पास पासपोर्ट भी था गाइस, और पासपोर्ट पर निकल गया उसका वर्किंग वीज़ा दोस्तों। अब चूंकि उसने सैमसंग से एनओसी नहीं लिया था, दैट्स वाई उसका जो अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल हो गया बेटा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी डीप में आपके रिसर्च कराती है बेटा, तो आपको जो भी डिटेल भरनी है एकदम सही भरिएगा, कोई भी फेक पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा और देखिए
ऑनलाइन एग्जाम फेज 1 दोस्तों, तो ये आपका 9 जुलाई को है, और फेज 2 बेटा ये आपका 30 जुलाई को है, यानी कि 9 जुलाई एंड 30 जुलाई दोस्तों, यानी आपको मेंस के लिए 20 दिन मिलना है बस। हाँ, ये बहुत नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें ये पता है ना कि फेज 1 9 जुलाई को है, तो अकॉर्डिंगली बेटा आपको तैयारी करनी है इसकी दोस्तों, ठीक है गाइज। सिलेक्शन प्रोसेस, तो पहले आपका फेज 1 एग्जाम होगा दोस्तों, फिर आपका फेज 2 होगा दोस्तों, और तीसरा इंटरव्यू का बेटा होगा। तो फेज 1 आप क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन फेज 2 भाई फेज 2 आप क्वालिफाई करेंगे तब आप बैठेंगे इंटरव्यू दोस्तों, और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो मालूम चलता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है बेटा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.reservebankofindia.org.in दोस्तों, इस पे जाके आप लोग ये नोटिफिकेशन देख भी सकते हैं गाइस, ठीक। तो ये हमने कंपाइलेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया गाइस, देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या समझना गाइस वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, ठीक। इंपॉर्टेंट का मतलब गाइस देखो, मैंने क्या बोला था कि आपके एग्जाम में इस बार 3 वैकेंसी आई है। एक आई फॉर द जनरल दोस्तों, एक आई है DEPR और एक DSIR दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मेरी बात समझिएगा, तो मैं फोकस इस पर रखूंगा, ठीक, क्योंकि आप यही फॉर्म भरने वाले हैं दोस्तों, ठीक। जर्नल RBI ग्रेड बी जनरल गाइस, तो ये आपका है कैटेगरी दोस्तों, जैसे आपको चूज करना है बेटा। देखिए दोस्तों, फेज 1 मैंने क्या बोला था, आपका एग्जाम 9 जुलाई को होगा बेटा, ठीक, और फेज 2 बेटा आपका एग्जाम होगा 30 जुलाई को दोस्तों। फेज 2 देखो, फेज 1 में कौन कौन सा पेपर आपका होगा बताऊंगा मैं आपको, और फेज 2 में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी, परेशान नहीं होना है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी डेट है बेटा 9 जुलाई एंड 30 जुलाई। मुझे मालूम है ये सब फॉर्म आप भरोगे नहीं, तो मैं इस पर ही फोकस करता हूँ, जर्नल पे दोस्तों, ठीक गाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं गाइस। तो गाइस मैंने आपसे क्या बोला था कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी जनरल पोस्ट भरेंगे दोस्तों, तो आपके लिए टोटल वैकेंसी है 222, ठीक। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व के लिए 109 है, शेड्यूल कास्ट 25 है, शेड्यूल ट्राइब 17 है गाइस, अदर बैकवर्ड क्लास OBC 49 है बेटा, और EW से 22 वैकेंसी है, यानी टोटल आपके लिए 222 वैकेंसी बेटा, देख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। मैं नंबर 2 नंबर 3 की बात नहीं करूंगा, बिकॉज आप वो फॉर्म नहीं भरेंगे, तो इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, जो हमारा एक मोटिवेशन है बेटा। देखिए दोस्तों, आपकी बेसिक पे कितनी है, आपकी बेसिक पे है 55,200 रुपए दोस्तों, तो ये तो आपका बेसिक पे है। लेकिन दोस्तों आपको आपके सैलरी के साथ कुछ पर्क्स मिलते हैं, कुछ अलाउंस मिलते हैं भाई। वैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गाइस फॉर एग्जांपल स्पेशल अलाउंस है यहाँ पे, ग्रेड अलाउंस है यहाँ पे, डियरनेस अलाउंस बेटा यहाँ पर है, कंपनसेटरी अलाउंस यहाँ पे है दोस्तों, स्पेशल ग्रेड अलाउंस है, लर्निंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है बेटा, ये सब है दोस्तों। यानी ये जो अलाउंस है बेटा, इनको मिला देंगे तो आपकी सैलरी बनेगी 1,16,914 रुपए दोस्तों, यानी 1,17,000 रुपए करीब करीब बेटा। इसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस ऐड है दोस्तों, लिखा हुआ है कि द हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे दोस्तों, यानी कि आपके बेसिक पे का 15% दोस्तों, यानी 55,000 का 15% आप निकाल ले बेटा। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं गाइस, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी कॉलोनी होती है बेटा, अगर आपको वहाँ फ्लैट मिलता है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा दोस्तों, और अगर आपको फ्लैट नहीं दे पाते तब वो आपको हाउस रेंट अलाउंस देंगे, जो आपके बेसिक सैलरी का 15% तो होना ही होना है दोस्तों, यानी 50,000 रुपये का 55,000 रुपये का 15% आप ऐड कर लें, उतना आपको रेंट मिलेगा दोस्तों। मिला जुला के 1,17,000 रुपये सैलरी आपकी बन रही है दोस्तों, ठीक। तो ये आपकी सैलरी है भाई, यानी पहली ज्वाइनिंग और सैलरी मोर देन 1 लाख दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, है ना गाइज। आगे बढ़ते हैं। अब गाइज बात करते हैं आपसे एज लिमिट की दोस्तों। तो इसकी एज लिमिट क्या है बेटा, देखिए मिनिमम एज है 21 साल बेटा, और मैक्सिमम एज है 30 साल। मिनिमम एज 21 साल है बेटा, और मैक्सिमम 30 साल है फॉर द जनरल कैंडिडेट दोस्तों। देखिए लिखा भी यहाँ पे, देखिए तो 21 साल दोस्तों और आपका 30 साल गाइस, ठीक है। अच्छा और क्या लिखा है, ही शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन May 2, 1993 दोस्तों, यानी आपका जन्म मई 2, 1993 से पहले नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक, और मई 1, 2022 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो 21 साल और 30 साल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने आपको आपका बर्थडे भी दिखा दिया दोस्तों। अब आप देख लो कि आप इसमें आते हो कि नहीं आते हो, आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आप आते हो SC ST बेटा, तो आपको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन दोस्तों,
अगर आप SC/ST में हैं तो आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन 5 साल का दोस्तों। OBC को मिलता है 3 साल का बेटा। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है तो उसके लिए 10 साल है बेटा। अगर दोस्तों कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है प्लस OBC भी है दोस्तों तो उसके लिए 13 साल है दोस्तों। और बेटा अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो SC/ST गाइस तो उसके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है बेटा। तो ये काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एज में छूट दे रही है, ये देख लीजिए आप लोग गाइस। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे गाइस किस में आप आते हो। अगर आपको चाहिए क्या एज रिलैक्सेशन दोस्तों तो ये आपके सामने चार्ट बना है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गाइज हम लोग बात करेंगे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों। और ये बात हो रही है आपके जनरल पोस्ट के लिए जिसकी वैकेंसी 222 है दोस्तों। ठीक है, मैं नंबर 2 नंबर 3 नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे गाइस। देखिए तो आप लोग 222 वैकेंसीज में जो फाइट करेंगे हम उनके लिए बात करें भाई। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों। ठीक, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है, आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है दोस्तों, उसके अलावा आपने BTech किया है या B फार्मा किया है या BBA किया है दोस्तों या BCA किया है, लिखा है ना टेक्निकल और प्रोफेशनल दोस्तों। तो आपका टेक्निकल में आता है BTech दोस्तों, BTech या BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दोस्तों, और प्रोफेशनल में आता है आपका ऐसे BBA हो गया बेटा, BC हो गया। ठीक दोस्तों, तो आपने कोई भी किया कोर्स हो, लेकिन दोस्तों आपका 3 साल का कोर्स होना चाहिए, 3 साल का बेटा। ठीक है, ये भी जरूरी है, एटलीस्ट 3 साल का दोस्तों कोर्स आपका होना चाहिए, क्योंकि BTech 4 साल का होता है। एटलीस्ट 3 साल का आपका होना चाहिए, 4 साल का माना जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इस कहने का मतलब क्या कि आपके मार्क्स 60% होने चाहिए, लेकिन ये बात हो रही है ग्रेजुएशन की दोस्तों। अच्छा फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए 50% फॉर द SC/ST एंड PWD दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसके अलावा गाइस अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में 60% नहीं है दोस्तों, लेकिन आप फिर भी ये फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास एक मौका और है बेटा। अगर आपने PG किया दोस्तों, अच्छा PG में दोस्तों क्या है दोस्तों, PG में आपका एनी डिसिप्लिन गाइस, यानी आपका MA है, MSc है, MCom है दोस्तों, या फिर फॉर एग्जांपल MTech है, M फार्मा है, या फॉर एग्जांपल MBA है, MCA दोस्तों। तो अगर आपके पास 55% मार्क्स है बेटा, ये बात मैं कह रहा हूँ जनरल की, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं भाई। और क्या लिखा है, पास मार्क्स फॉर द SC/ST एंड द PWD एप्लीकेंट इन द एग्रीगेट ऑल द सेमेस्टर ईयर दोस्तों। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप जर्नल और OBC में आते हैं बेटा तो ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए। अब वो कोई भी डिसिप्लिन हो सकती है गाइस, चाहे BA, BSc, BCom, B फार्मा, BTech, BBA, BCA बेटा, है ना गाइस। तो आपका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। लेकिन बेटा अगर आप ST में आते हैं, SC में आते हैं या PWBD में आते हैं गाइस, तो फिर आपको 50% मार्क्स में आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा दोस्तों, मतलब यू आर एलिजिबल दोस्तों। अगर आपका ये मार्क्स नहीं दोस्तों, ठीक, तो हम PG की बात कर सकते हैं बेटा। अब PG में आपका MBA है, MCA है, या फॉर एग्जांपल दोस्तों BBA है, सॉरी MA है, या फॉर एग्जांपल MCom है दोस्तों, MSc है दोस्तों। तो अगर आप जर्नल हैं तो आपका 55% बेटा होना चाहिए मार्क्स। और अगर आप SC में आते हैं, ST में आते हैं या PWBD में आते हैं तो आप केवल पास हैं, तब भी आप दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक, इस बात को समझिएगा बेटा। लेकिन दोस्तों जो आपका ग्रेजुएशन है बेटा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी रिकॉग्नाइज दोस्तों उससे कॉलेज से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से गाइस। ठीक, और एटलीस्ट कम से कम 3 साल का होना चाहिए। अगर जो टेक्निकल है तो 4 साल, मतलब कम से कम 3 साल का तो होना चाहिए दोस्तों। तो ये आपसे बोलने का इस, और PG की बात करें गाइस तो PG बेटा आपका किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, देख लीजिए बेटा, और 2 साल का होना चाहिए, कम से कम 2 साल का होना चाहिए, ये बोला गया बेटा। ठीक है, और ये हम लोग बात कर रहे हैं फॉर द जर्नल पोस्ट गाइस, जिसकी वैकेंसी 222 है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस और देख लीजिए दोस्तों एप्लीकेशन फी की बात कर लें गाइस। देखिए दोस्तों अगर आप आते हैं SC में आते हैं, ST में आते हैं या PWD में आते हैं दोस्तों, तो आपके लिए 100 रुपये प्लस GST है बेटा। ठीक, और अगर बेटा आप जर्नल में आते हैं, OBC में आते हैं या EWS में, तो आपकी फीस है 850 रुपये प्लस GST दोस्तों। और दोस्तों अगर आप रिजर्व बैंक के स्टाफ हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट हैं दोस्तों, या किसी पोस्ट पे हैं, और आप ग्रेड B का फॉर्म भरते हैं, आपके लिए कोई फीस नहीं दोस्तों। ठीक, तो ये आपके सामने फीस का क्राइटेरिया है बेटा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम बात करेंगे पेपर का पैटर्न दोस्तों। गाइस तो आपका जो एग्जाम होता है पहले फेज 1 होता है,
फिर फेज़ 2 होता है गाइस, और फिर इंटरव्यू आपका होता है बेटा गाइस। तो अगर हम फेज़ 1 की बात करते हैं गाइस, तो फेज़ 1 में आपको 4 पेपर देने पड़ते हैं, जीए, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव मतलब मैथ और रीजनिंग दोस्तों। तो क्या इसका पैटर्न है वो देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका पैटर्न है फेज़ 1 का। मतलब जीए में दोस्तों आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 80 मार्क्स के 25 मिनट। क्वांट में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मार्क्स के 25 मिनट दोस्तों। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के 25 मिनट। और रीजनिंग में 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के 45 मिनट दोस्तों। यानी सबसे बड़ा सेक्शन आपका जीए है, देन रीजनिंग है, उसके बाद मैथ और इंग्लिश का इक्वल वेटेज है गाइस। यानी टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स बेटा, और टाइम मिलता है 120 मिनट दोस्तों। ये आपका फेज़ 1 का दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न है दोस्तों। अगर आप फेज़ 1 क्वालिफाई करते हैं, मतलब कट ऑफ मार्क्स आप पार करते हैं गाइस, तो ठीक है, तो आपको दोस्तों मिलता है फेज़ 2 मौका दोस्तों। और फिर अच्छा माइनस मार्किंग होती है इसमें, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब दोस्तों फेज़ 2 की बात करते हैं गाइस। तो फेज़ 2 में दोस्तों आपका क्या होगा, आपका होगा पेपर 1 दोस्तों, जो होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज बेटा। ठीक दोस्तों, देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ पेपर दोस्तों, ठीक है इस तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव दोस्तों। ठीक गाइस, इसका मतलब 50% आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के और 50% सब्जेक्टिव के बेटा। ठीक दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, टाइम मिनट दोस्तों देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट और गाइस आपके सब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं 90 मिनट बेटा। यानी टोटल बेटा आपको 120 मिनट मिलेंगे। ठीक दोस्तों। अच्छा अब बोला गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है @ लिखा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए मार्क्स गाइस, तो 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स गाइस, यानी 50 मार्क्स है बेटा इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए बेटा। ठीक, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 बेटा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी सिंपल करते हैं तो पेपर 1 बेटा आपका ये आपका 100 मार्क्स का है बेटा। ठीक, 100 मार्क्स का देख लीजिए, और टाइम मिलेगा बेटा 120 मिनट आपको। तो मार्क्स और टाइम पे दोस्तों क्लियर है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लियर नहीं है बेटा, कितने मिलने वाले हैं देखिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा कैसे होगा बेटा, देखो दोस्तों, तो यहां पर मैंने आपके सहूलियत के लिए यहां पर मैंने दिखा दिया है कि पेपर 1 का क्या पैटर्न होने वाला है बेटा। देखिए दोस्तों, पेपर का नाम क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू बेटा। ठीक है देखो, तो ये पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका ऑब्जेक्टिव बेटा, एक आपका सब्जेक्टिव गाइस। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 बेटा, 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको दोस्तों, और ये 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे दोस्तों, जो लिखा ना यहाँ पे देखो 50 मार्क्स है। ठीक, तो 30 क्वेश्चन बेटा मिलेंगे आपको 50 मार्क्स के बेटा। ठीक है, इसमें से भाई क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सम क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स एंड ईच एंड सम कैरिंग 1 मार्क दोस्तों। यानी इसमें से कुछ क्वेश्चन बेटा 2 नंबर के होंगे और कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे जिसके मार्क्स होंगे 50 बेटा। ठीक, आप देखो गाइस। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव बेटा। इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, जिसमें से आपको 4 ही करने होते हैं बेटा, 4 ही करने होते हैं। तो 6 क्वेश्चन में आपको 4 मिलेंगे, मतलब 4 करने हैं, यानी 6 क्वेश्चन है गाइस। तो आपका जिसमें कमांड अच्छा हो वो 4 क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं बेटा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसमें से 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। यानी 15 15 30, 10 40, 10 50 बेटा, यानी 50 नंबर का आपका बेटा ये होगा। ठीक है, ऐसे देखो आप, इस तरह देखो। यानी गाइस, यानी कि अगर इसकी बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, करने 4 है बेटा इसमें, तो 2 क्वेश्चन 15 नंबर के और 2 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी गाइस 50 ऐसे बन गया आपका ये। ठीक है गाइस, तो पेपर 1 में हमने आपको समझा दिया क्वेश्चन कैसे बनेगा। पेपर का नाम क्या है बेटा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसका सिलेबस मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। तो पेपर 1 है गाइस, आपको करने कितने क्वेश्चन हैं, देखो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा। ठीक, 30 क्वेश्चन, सॉरी 30 यहाँ ऑब्जेक्टिव दोस्तों, और 6 सब्जेक्टिव बेटा। ठीक दोस्तों, तो 30 में 30 करने हैं आपको, जो 50 मार्क्स के होंगे बेटा। यानी कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और जो 6 क्वेश्चन जो हैं उसमें 4 करने हैं आपको, 2 15 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। तो इस तरह से बेटा ये 100 नंबर का होगा आपका। तो पेपर 1 बेटा आपका 100 नंबर का है, आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट और आपके सब्जेक्टिव के लिए 90 मिनट दोस्तों। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा इस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पेपर 2 में आपकी इंग्लिश आती है, पेपर 2 में आपकी इंग्लिश आती है गाइस। तो डिस्क्रिप्टिव टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड दोस्तों। गाइस इसमें आपको मिलेगा कितना, 90 मिनट दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 गाइस एंड मार्क्स 100 दोस्तों। 90 मिनट में 3 क्वेश्चन करने बेटा आपको, और 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं बेटा आपके दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तीसरा जर्नल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो पेपर 3 बेटा आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक पार्ट आपका मैनेजमेंट दोस्तों, MBA वाला मैनेजमेंट, जो आप नहीं पढ़े होते बेटा, तो आपको इस पर ध्यान देना है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, वही सेम है कि 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव बेटा, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बेटा, ठीक। लिखा 120 मिनट, सेम वही है बेटा, सेम वही है, इसका भी सेम वही है दोस्तों। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन मिलेगा बेटा, ठीक। 30 क्वेश्चन कितने, 50 मार्क्स के, ठीक दोस्तों। और इसमें दोस्तों 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 आप करने हैं, जिसमें 15 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 नंबर के 2 क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे आपको, सेम वही। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए गाइस। तो दूसरा पेपर जर्नल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 है बेटा, जिसके मार्क्स है 50, यानी कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के दोस्तों, और सब्जेक्टिव 6 क्वेश्चन दोस्तों। 6 में से 4 करने आपको बेटा, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है बेटा, सेम वही आपका पैटर्न है जो था पेपर 1 में दोस्तों। तो यहाँ पे गाइज अगर आप ये पॉइंट करते हैं, अगर दोस्तों एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको मिलेगा इंटरव्यू, जो कि 75 नंबर का होता है बेटा। इंटरव्यू जो कि आपका 75 नंबर का होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी दोस्तों, ये एग्जाम आप 6 बार दे सकते हैं अगर आप जर्नल में आते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आप 6 बार दे सकते हैं गाइस, अगर आप जर्नल में आते हैं। जर्नल, EWS, OBC गाइस। अगर आप SC ST हैं, PW वाइज, तो आपके लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गाइस, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस की बेटा। देखिए, अगर हम फेज 1 एग्जाम की बात करें, तो फेज 1 एग्जाम में GA का सिलेबस आप जानते हैं, करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक GA बेटा, वो आप लोग जानते हैं गाइस। अब हम बात करेंगे फेज 2 की दोस्तों। तो फेज 2 में गाइस पहला क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज दोस्तों। अगर आपने इकॉनमी पढ़ी बेटा, तो आपकी जो इकॉनमी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक आपकी माइक्रो इकॉनमी और एक आपकी मैक्रो इकॉनमी दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा बेटा आपके मैक्रो इकॉनमी फोकस करता है, माइक्रो इकॉनमी पर नहीं दोस्तों। माइक्रो इकॉनमी का डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, ये सब नहीं आता है इस, ठीक। तो आपके पेपर में मैक्रो इकॉनमी पर फोकस किया जाता है बेटा, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों, ठीक, यानी हमारे देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है बेटा, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ हम कैसे करते हैं बेटा, नेशनल इनकम हो गया बेटा, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, ये पावर्टी एलिविएशन स्कीम दोस्तों, पावर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया दोस्तों। यानी हमारे भारत ने, मतलब आफ्टर 1947 दोस्तों, गरीबी को हटाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की दोस्तों। तो वो स्कीम्स यहाँ पढ़नी होती है बेटा में, ठीक है। लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू दोस्तों, ठीक दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया वही गवर्नमेंट की स्कीम दोस्तों। इन्वायरमेंट का मतलब गाइस जो आजकल हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फेम इंडिया स्कीम दोस्तों। भाई फेम इंडिया स्कीम गाइस हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आई है गाइस, तो ये सब उसमें आता है। मतलब ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट स्कीम पे ही फोकस होता है बेटा, ठीक है गाइस। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक, यानी हमारे देश में क्या इतिहास है इकोनॉमी का गाइस, मतलब हम कैसे मिक्स इकोनॉमी बने दोस्तों। मिक्स इकोनॉमी में हमारे पास प्लानिंग कमीशन बना गाइस, तो प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम पूछा जाता है। चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड द लेबर पॉलिसी गाइस, मतलब जब दोस्तों नरसिम्हा राव हमारे PM बने गाइस, तो हमारे देश में न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आई, मतलब LPG गाइस। तो दैट टाइम पे LPG में क्या क्या हुआ दोस्तों, उसकी बात यहाँ पे हो रही है गाइस, ठीक है। मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी गाइस, ठीक, सिंस रिफॉर्म ऑफ 1991 दोस्तों। यानी गाइस हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आती है, फिस्कल पॉलिसी कैसे आती है बेटा, ये सब मैंने आपको अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ दोस्तों, ठीक है। प्रायोरिटीज एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, ठीक है दोस्तों। यानी इस साल का यूनियन बजट और आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिखा इंडियन मनी मार्केट एंड द फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों, ठीक, लिंकेज विद द इकोनॉमी गाइस, ठीक, यानी कि हमारा मनी मार्केट दोस्तों और कैपिटल मार्केट कैसे काम करता है और ये हमारी इंडियन इकोनॉमी से कैसे जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक। रोल ऑफ द इंडियन बैंक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट प्रोसेस गाइस, यानी गाइस हमारे देश में क्या इतिहास रहा बैंकों का, हमारे देश में कितने टाइप के बैंक होते हैं बेटा, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपको यहाँ पढ़ना होता है बेटा, ठीक है दोस्तों। और
पब्लिक फाइनेंस का मतलब आपका होता है रेडियो गाइस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब गाइस, जैसे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे गाइस पब्लिक सॉरी ये मनी बिल दोस्तों। तो मनी बिल किस सेक्शन में आता है गाइस? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस सेक्शन में आता है बेटा? हमारे देश में कंटिजेंसी फंड किस सेक्शन में आता है? तो मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज वाला पॉइंट दोस्तों जो हमारे पॉलिटी में आता है गाइस, हम उस फ्रेम की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज सेक्टर इंडिया। दोस्तों यहाँ पर आपसे इंडियन एग्रीकल्चर की बात होती है कि भारत में कृषि का क्या डेवलपमेंट दोस्तों हुआ है, कृषि डेवलपमेंट कौन सी स्कीम्स आई हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर से कैसे हमारे देश में, जैसे फॉर एग्जांपल नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड क्या काम करता है गाइस? तो यहाँ पे नाबार्ड के बारे में पूछा था थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों ये मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट गाइस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हमारे क्या चल रही है इस समय दोस्तों। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन गाइस, जैसे IMF हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बनता है इस पर दोस्तों। सोशल स्ट्रक्चर इंडिया दोस्तों, मल्टीकल्चरलिज्म दोस्तों, ये क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड द माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज गाइस, सोशल इश्यूज है। तो ये क्या आपका? ये आपका सोशल इश्यूज है बेसिकली, यानी हमारे देश में बेसिकली बेटा इस पर क्वेश्चन बनता है आपका करंट अफेयर्स का। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे अर्बनाइजेशन दोस्तों, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जैसे हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गाइस, तो ये शहरी क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम लेके आ रही है बेटा? जैसे गाइस फॉर जेंडर इशू दोस्तों, तो यहाँ पर बेसिकली महिलाओं की बात हो रही है। तो ये हमारे देश में क्या हालात है महिलाओं के दोस्तों, इनके पास कितना कवर है बैंकिंग सेक्टर का, इनके पास कितना कवर है इंटरनेट का दोस्तों, ये सब डेटा आता रहता है हमारे करंट अफेयर्स में बेटा। तो आपका ये सेक्शन बेसिकली करंट अफेयर्स पर फोकस होता है बेटा, ठीक है। और देखिए दोस्तों पेपर 2 देखो, पेपर 2 दोस्तों, द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक गाइस। तो दूसरा पेपर बेटा आपका आता है इंग्लिश का, जिसमें आपका ऐसे वैसे आता लिखने के लिए बेटा, पता ही आपको दोस्तों है ना गाइस। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पेपर दोस्तों देखो यहाँ पे, तो जर्नल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दोस्तों, इसमें क्या क्या पढ़ना आपको होता है गाइस। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल सिस्टम दोस्तों, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपका हो गया सिडबी, ठीक, एक्सिम बैंक दोस्तों, नाबार्ड हो गया, NHB हो गया, नेफेड दोस्तों हो गया। इसके बारे में ही आपसे पूछा गया पहले पॉइंट में दोस्तों। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ते हैं, मतलब पेपर 1 में पढ़ते हैं आप, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, रिसेंट डेवलपमेंट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम दोस्तों, ठीक है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट में अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने देखा कि पूरे दुनिया ने रशिया पर दोस्तों बैन लगा दिया, कि रशिया मतलब पूरे की दोस्तों आपको पता है कि अगर इंटरनेशनली हम फंड ट्रांसफ़र की बात करते हैं गाइस, तो स्विफ्ट का यूज़ होता है गाइस, तो रशिया को बैन कर दिया गया स्विफ्ट पर। तो भारत ने इसका फ़ायदा उठाया बेटा, और भारत ने रशिया से क्या बोला कि हम आपके साथ करेंगे ट्रांजैक्शन। अब चूंकि स्विफ्ट बैन हो चुका है बेटा, तो एक काम करो, तुम हमसे रुपीज़ में ट्रेड करो। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा गाइस यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में, कि भाई बैंकों में कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलता है बेटा, हमारे ATMs जो हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर से लिंक होते हैं बेटा, कौन सी टोपोलॉजी चलती है बेटा, ये आपके ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे दोस्तों, ठीक। दोस्तों क्या है नॉन बैंकिंग सिस्टम दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस NBFCs, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बेटा, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। डेवलपमेंट इन द डिजिटल पेमेंट दोस्तों, फॉर एग्जांपल NEFT, RTGS, IMPS, UPI भीम एप्लीकेशन दोस्तों, उसके बाद रुपे कार्ड हो गया बेटा, उसके बाद आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया बेटा। तो ये सब टॉपिक यहाँ पर हम डीप में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, ठीक गाइज। यहाँ पर आपसे बात हो रही है कैपिटल मार्केट की, जैसे बॉन्ड हो गया बेटा, इक्विटी हो गया आपका, फॉरेक्स हो गया, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वही लिखा है सामने दोस्तों, ठीक दोस्तों। आगे लिखा है जनरल टॉपिक दोस्तों, जैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ना, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क दोस्तों,
व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क गाइस, ये सब इसमें पूछा जाता है दोस्तों। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव बेटा, मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाया कैपिटल मार्केट में बेटा, है ना दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप, ऑप्शन बेटा, ये सब बेटा हमने कवर किया हुआ है अपने बैंकिंग अवेयरनेस वाली क्लास में दोस्तों। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रॉड, ये दोस्तों क्या है, ये आपका वही है अबाउट द वर्ल्ड बैंक, अबाउट द IMF, अबाउट द ADB दोस्तों, ये सब उसी के बारे में बात हो रही है गाइस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे कैसे होता है दोस्तों। ये कब से शुरू हुआ, किस कमेटी के रिकमेंडेशन शुरू हुआ दोस्तों, वाइट लेबल ATMs क्या होते हैं, BSBD अकाउंट बेटा क्या होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है बेटा, व्हाट इज बिजनेस करेस्पॉन्डेंट दोस्तों, वो सब यहाँ पर हम पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोस्तों। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस दोस्तों, ठीक है गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फाइनेंस के लिए हम लोग डिपेंड होते हैं बैंक के ऊपर दोस्तों, इसका अल्टरनेट सोर्स क्या है, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, ये सब बात बेटा यहाँ पर होती है। प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट का मतलब दोस्तों, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दोस्तों, मतलब जब भारत सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी मिलकर कोई काम करते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेस वे बेटा, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब यूपी गवर्नमेंट की स्कीम थी बेटा, और इस हाईवे को बनाया किसने, इन्होंने JP सीमेंट वालों ने। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोस्तों, उसकी बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सिस्टम मतलब गाइस, यहाँ पर आपके बैंकिंग सिस्टम में टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है, MD CEO, क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी बेटा होती है ना दोस्तों। यूनियन में गाइस देखो, बजट फिर से आपका यहाँ पर आ गया, तो बेटा कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है बेटा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग दोस्तों। इसके अलावा हाँ दोस्तों, दिक्कत कहाँ पर आती है, बेसिक्स ऑफ द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों, ठीक। तो ये चीज़ें गाइस वही पढ़ा होता है जो बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से है, लेकिन गाइस चिंता मत करें, हमारे पास कुछ फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाएंगे ये सब चीज़ें। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी का हमारा बैच आएगा, लेकिन दोस्तों ये बैच आपको मिलेगा किसमें, किसे मिलेगा दोस्तों, ये बैच आपको मिलेगा हमारे 1 साल वाले सब्सक्रिप्शन गाइस। यानी दोस्तों हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन बेटा, उसमें आपको एक कोर्स हमारा मिल जाएगा पूरा दोस्तों। मार्केट में फीस कितनी है इसकी, 16,000, 20,000, हमारा कोर्स 2200 में, मतलब सॉरी 2400 में दोस्तों, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। गाइस आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है, रेशियो, ये तो पता ही है, मैं पढ़ा दूंगा, मेरे पास टॉपिक पूरा नोट्स बना हुआ है, मैंने ग्रेड भी पढ़ाया, पहले पढ़ाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हम कुछ पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों, एसिड रेशियोस होता है, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। इन्फ्लेशन मैंने आपको पढ़ाया अपने कोर्स में दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या होता है, डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेशन दोस्तों, और WPI CPI दोस्तों, ठीक। स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द ग्रोथ थ्रू, ये वही चीज़ें हैं दोस्तों जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है गाइस। तो ये सिलेबस है जो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है गाइस। तो कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी गाइस नोटिफिकेशन आ चुका है, और हमारे पास प्रॉपर फैकल्टी दोस्तों, मैं हूं अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर बेटा, हम लोग फेज़ 1 संभालेंगे, और फेज़ 2 में गाइस मैं पढ़ाऊंगा और महेश सर पढ़ाएंगे बेटा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी दोस्तों कोर्स हमारा लाइव हो रहा है 15 तारीख से, यानी 15 से क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी भाई लोग, ध्यान देना। तो इस बैच को परचेस करने के लिए बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा हमारे महापैक का, वो ले लीजिए, आपको महापैक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी तो मिलेगा, इसके अलावा बेटा हमारे जितने भी कोर्स हो रहे हैं वो सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।